नमस्कार। आज हम चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो जानकारी सामने आई है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये बॉन्ड आखिर थे क्या, क्यों लाए गए थे और फिर इन्हें रद्द क्यों कर दिया गया? जी नमस्कार। चुनावी चंदे का जो मुद्दा है वो भारत में हमेशा से ही थोड़ा पेचीदा रहा है। काले धन की बात हो, पारदर्शिता की कमी हो, ये चिंताएं तो पुरानी हैं। तो इसी माहौल में 2017 के बजट में इनकी घोषणा हुई और फिर मार्च 2018 से ये बॉन्ड्स शुरू हो गए। अच्छा, तो ये थे क्या असल में? मतलब किसी सरकारी स्कीम जैसे लगते हैं सुनने में? हाँ, एक तरह से आप कह सकती हैं कि ये प्रॉमिसरी नोट जैसे थे। कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में रजिस्टर्ड कंपनी इन्हें खरीद सकती थी और ये अलग अलग अमाउंट्स में आते थे, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक के। खरीदने का तरीका क्या था? क्या कैश देकर खरीद सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कैश का तो सवाल ही नहीं था। सिर्फ KYC कंप्लायंट बैंक खाते से, मतलब चेक या डिजिटल पेमेंट से ही खरीदे जा सकते थे। ओके। और कहाँ से मिलते थे ये? किसी भी बैंक से? नहीं नहीं, ये भी एक खास बात थी। केवल भारतीय स्टेट बैंक SBI की कुछ चुनी हुई शाखाओं से ही मिलते थे। और वो भी ऐसा नहीं कि कभी भी चले जाओ। साल में कुछ खास दिनों के लिए ही इनकी बिक्री खुलती थी। ओके। खरीदने के बाद फिर क्या होता था? खरीदने के बाद जो डोनर है, मतलब दान देने वाला, वो इसे अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को दे सकता था। अच्छा, किसी भी पार्टी को? या इसमें भी कोई नियम था? नहीं, इसमें भी नियम थे। सिर्फ वही रजिस्टर्ड राजनीतिक दल या बॉन्ड ले सकते थे जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम, पहले ये 1% था, पर नियम के हिसाब से कम 1% वोट मिले हों। और ये भी जरूरी था कि पार्टी को बॉन्ड मिलने के 15 दिनों के अंदर अंदर उसे अपने वेरीफाइड बैंक अकाउंट में जमा कराना होता था। तो सरकार का तर्क ये था कि इससे पॉलिटिकल फंडिंग साफ सुथरी होगी, पारदर्शिता आएगी, क्योंकि सब कुछ बैंक के जरिए हो रहा है। हाँ बिल्कुल। उनका कहना था कि इससे काला धन रुकेगा, सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। लेकिन यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। कहाँ पर? सबसे बड़ा विवाद जो था वो इनकी गुमनामी को लेकर था, एनोनिमिटी। अच्छा, गुमनामी मतलब ये कि बॉन्ड किसने खरीदा, ये बात पूरी तरह से गुप्त रखी जाती थी। बॉन्ड के ऊपर खरीदने वाले का कोई नाम पता नहीं होता था। तो फिर पारदर्शिता कैसे हुई? SBI को तो पता होगा ना कि किसने खरीदा। हाँ, SBI के पास तो रिकॉर्ड होता था खरीदने वाले का, लेकिन वो जानकारी ना तो सार्वजनिक की जाती थी, ना चुनाव आयोग को दी जाती थी, ना ही किसी और को, बस बैंक के पास रहती थी। अच्छा, तो फिर पारदर्शिता का दावा कैसे टिकता? जो लोग इसके विरोध में थे वो क्या कहते थे? बिल्कुल, जो आलोचक थे, जिनमें कई NGOs और विपक्षी पार्टियां भी शामिल थीं, उनका यही मुख्य तर्क था कि भाई ये कैसी पारदर्शिता है, ये तो पारदर्शिता का बिल्कुल उल्टा है। उनका कहना था कि इससे तो बड़ी कंपनियों या अमीर लोगों के लिए बहुत आसान हो गया कि वो गुपचुप तरीके से पार्टियों को, खासकर सत्ताधारी पार्टी को, भारी चंदा दे दें। और बदले में फायदा उठाएं, क्विड प्रो को जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, डर यही था कि इससे एक तरह का लेन देन बढ़ सकता है जिसका पता आम जनता को कभी नहीं चलेगा। और सूचना का अधिकार, RTI का क्या हुआ इसमें? उसके तहत जानकारी मिल सकती थी? नहीं, यही तो बात थी। इस गुमनामी की वजह से RTI के तहत भी ये जानना नामुमकिन था कि किस कंपनी ने या किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। तो इसे सीधे सीधे जानने के अधिकार का उल्लंघन माना गया, जो हमें संविधान से मिला है। आंकड़े क्या कहते हैं? कितने बॉन्ड बिके और किससे ज्यादा फायदा हुआ? अगर उपलब्ध आंकड़ों को देखें तो मार्च 2018 से लेकर जनवरी 2024 तक करीब करीब 16,118 करोड़ के बॉन्ड बिके थे। और ये बात सही है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब आधे से ज्यादा, सत्ताधारी दल यानी BJP को मिला। हालांकि दूसरी पार्टियों को भी मिला, ऐसा नहीं है। तो इसी गुमनामी और पारदर्शिता की कमी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट गया। जी हाँ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR जैसे संगठन और कुछ राजनीतिक दलों ने इसकी संवैधानिकता को ही चुनौती दे दी। कहा कि ये योजना संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। हाँ, काफी लंबी सुनवाई चली और आखिरकार फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने एक मत से यूनानिमस फैसला दिया। उन्होंने इस पूरी चुनावी बॉन्ड योजना को ही असंवैधानिक करार दे दिया, रद्द कर दिया। कोर्ट ने क्या वजह बताई? मुख्य रूप से अधिकार भी शामिल है। अच्छा। कोर्ट ने माना कि वोटर्स को ये जानने का पूरा हक है कि राजनीतिक दलों को पैसा कहां से मिल रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर सरकार की नीतियों पर पड़ सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि काले धन को रोकने का तर्क
इतना मजबूत नहीं है कि आप नागरिकों के जानने के अधिकार को ही खत्म कर दें। और एसबीआई को भी तो कुछ निर्देश दिए कोर्ट ने। जी बिल्कुल, कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि वो 12 अप्रैल 2019 से लेकर फैसले के दिन तक जितने भी बॉन्ड बेचे गए हैं उनका पूरा ब्यौरा दे। मतलब किसने खरीदा, किस तारीख को कितने का खरीदा और किस पार्टी ने उसे कब भुनाया, ये सारी जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा और चुनाव आयोग इसे सार्वजनिक करे। और वो जानकारियां पब्लिक डोमेन में हैं। हाँ, वो जानकारी अब सबके सामने है। इसे चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक योजना जो पारदर्शिता लाने के वादे के साथ शुरू हुई, वो आखिरकार अपारदर्शी और असंवैधानिक पाई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये पूरा मामला दिखाता क्या है? मतलब भारतीय लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये मामला राजनीतिक फंडिंग की जो जटिलताएं हैं, जो चुनौतियां हैं हमारे लोकतंत्र में, उनको साफ तौर पर दिखाता है। ये दिखाता है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और दानदाताओं की गोपनीयता, इन तीनों के बीच एक सही संतुलन बनाना कितना मुश्किल काम है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने चुनावी सुधारों की जो बहस है उसे फिर से जिंदा कर दिया है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात ये रह जाती है कि आगे क्या? भविष्य में ऐसा क्या सिस्टम बने कि राजनीतिक चंदा पारदर्शी भी हो और जो दानदाता हैं, खासकर छोटे दानदाता, उन्हें किसी तरह की परेशानी या बदले की कार्रवाई का डर भी ना हो।